नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की इस अन्य शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षा में हमने व्रति नामक बिंदु को यहाँ पर जानने का प्रयास किया। व्रति वैसे सामान्य तौर पर इसे मानवीय स्वाभाविक जो स्वभाव होता है उससे जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने व्रति को व्याकरणिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया कि हिंदी व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो है किस प्रकार से व्रति जो है वो एक क्रिया के रूप में कार्य करती है, जिसमें क्रिया की अवस्था जो है वो किस प्रकार की है, रीति क्या है, इसकी भाव क्या है, उसकी अवस्था क्या है। उस दृष्टिकोण से देखते हुए हमने व्रति के जो है जितने भी टाइप्स के प्रकार थे उन सभी प्रकारों को परिभाषा, प्रकृति और उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप व्रति को भली भांति समझ पाए होंगे। तो लीजिए मित्रों, उसी क्रम में हम राजस्थान एसआई की इस भर्ती परीक्षा हेतु अध्ययनवार जो जो बिंदु है उन्हें पाठ्यक्रमानुसार जो है वो पढ़ते जा रहे हैं। आज उसी क्रम में एक नए बिंदु के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, जिसका नाम है वाच्य। तो हालांकि हम इस टॉपिक से परिचित तो नहीं है, लेकिन जहां तक अब माना जाता है कि भर्ती परीक्षाओं में इस वाच्य टॉपिक से हम जो है कहीं ना कहीं ये बिंदु बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो ध्यान रखें मित्रों, अपने आप में एक कलिष्ठ कह सकते हैं इसे, लेकिन अगर ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो एक अच्छा बिंदु यह रह सकता है आपके अध्ययन के लिए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज इस एक नए बिंदु की, जिसका नाम है वाच्य। ये एक क्रिया के रूप में ही माना जाता है। सर्वप्रथम इसे देखते हैं कि किस प्रकार से यह वाच्य जो है क्रिया के रूप में कार्य करता है। तो लीजिए मित्रों, आगाज करते हैं आज की कक्षा का, जिसका जो आज हमारा बिंदु है वो है वाच्य। आज का हमारा बिंदु है वाच्य। वाच्य का मीन्स, वैसे इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो रोगा, बोलने योग्य या बोलने का विषय, या तो बोलने योग्य या बोलने का विषय, इसका जो शाब्दिक अर्थ रहता है वाच्य। वाच्य को हम यहां पर परिभाषित करते हैं तो इसका मूल अर्थ निकलकर यह आता है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया के विधान को, क्रिया के विधान को वाच्य कहा जाता है। मैं यहां पर आपको इस बात से परिचित करना चाहूंगा कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से, हिंदी व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो क्रिया का विधान है, क्रिया के जिस रूपांतर से हमें यह जानकारी प्राप्त हो कि क्रिया का जो मूल विषय है या प्रधान विषय है वो क्या है, क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है, या जो है भाव हो सकता है। तो यहां पर वाच्य में हमें यही पता लगाना है कि क्रिया का जो विधान हुआ है, क्रिया जिस दृष्टिकोण से यहां पर रूपांतरित हो रही है, उसका प्रमुख या प्रधान विषय क्या है। वो कर्ता के अनुसार है, वो कर्म के अनुसार है, या फिर भाव के अनुसार है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि वो जो है वाच्य रूप कहलाएगा, जो क्रिया का प्रधान विषय होगा जिस भी वाक्य में। अब देखिए यहां पर कर्ता के अनुसार वाच्य बनता है, क्रम के अनुसार और भाव के अनुसार। जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चे खेल खेलते हैं, फिर बच्चों द्वारा खेल
खेला जाता है, या फिर बच्चों द्वारा खेला नहीं जाता। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बच्चे खेल खेलते हैं, मतलब कि बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है। तो ये कर्तावाचक, इस यहां पर जो है हम देखते हैं कि ये कृतवाच्य, यहां पर कर्ता की प्रधानता है और ये क्रिया का विधान जो है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है, अर्थात ये कृतवाच्य का वाक्य रहेगा, यहां पर कर्ता प्रधान है। फिर देखो बच्चों द्वारा खेल खेला जाता है, यहां पर लिंग वचन जो है खेल कर्ता के अनुसार, तो ये कर्म के अनुसार रहेगा। और यहां पर असमर्थता का बोध हो रहा है, अर्थात ये भाव रहेगा कि बच्चों द्वारा खेला नहीं जाता, मतलब कि तो ये क्रिया के 3 प्रकार हैं जिसमें अलग अलग भाव उभर कर निकल कर सामने आते हैं, और इसी के आधार पर हम क्रिया के प्रधान विषय को चुनने का प्रयास करते हैं। ये एक सामान्यतः इसकी जो है वो जानकारी है यहां पर। अब देखिए मित्रों, अब हम यहां पर वाच्य को एक अलग अलग दृष्टिकोण से, जो भी क्रिया का विधान होता है, कर्ता, कर्म और भाव, उन तीनों को दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे, किस तरह से इनमें क्या क्या तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसको देख ले, फिर एक बार बात करते हैं हम। अब देखिए, हम यहां पर एक बार आपसे देखना चाहे तो देख ले और अच्छे तरह से। जैसे कि वाच्य के 3 रूप है, जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, कृतवाच्य में क्या होगा कि यहां पर कर्ता की जो है वो प्रधानता रहेगी, कर्ता प्रधान रहेगा, इसमें कर्म प्रधान रहेगा। जब भी आप वाच्य को देखना चाहें, वाच्य को जब आप भली भांति देखेंगे तो उसमें इस चीजों का ध्यान रखना आपको आवश्यक रहता है। फिर यहां पर भाव जो है वो प्रधान रहता है। मैं यहां पर आपको कुछ इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि ये चीजें जो है आपको आगे कार्य करें। ठीक है, कर्ता प्रधान रहेगा, फिर इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का कार्य रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया जो है वो कार्य करती है, और इसमें जो है अकर्मक क्रिया रहती है। फिर देखिए, हमेशा इसमें से द्वारा शब्द का प्रयोग जो है वो अधिकतम रहता है। फिर इसमें पुल्लिंग, भाव हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, एक वचन रूप में रहते हैं, नहीं का प्रयोग भी रहता है और से का प्रयोग भी रहता है, और साथ में अन्य पुरुष। तो अब देखिए, कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान और ये भाव प्रधान। फिर इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों ही प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कार्यरत रहती हैं कृतवाच्य में। सेकंड, इसमें सकर्मक क्रिया ही रहेगी, ध्यान रखें, सदैव जो सकर्मक क्रियाएं होगी वो हमेशा कर्मवाच्य का एग्जाम्पल रहती है। फिर से द्वारा शब्द का प्रयोग होगा, इनको हम अभी भलीभांति अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम यहां पर विभाजन कर रहे हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं किस किस वाच्य में रह सकती है। फिर भाववाच्य भाव प्रधान रहता है, और भाव प्रधानता जो है हमेशा अकर्मक क्रिया के द्वारा ही जांची जा सकती है। फिर भाव हमेशा पुल्लिंग होते हैं, एक वचन में होते हैं, नहीं का प्रयोग इसमें होगा, असमर्थता का बोध रहता है, से शब्द का प्रयोग होता है, और अन्य पुरुष में इसको हम काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक इसकी एक तुलनात्मक अध्ययन है तीनों ही वाच्यों को, जिसमें हम
अलग अलग तरीके से जो है जब भी उदाहरण देखेंगे या इनकी विशेषताओं को देखें तो यहां पर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इनमें भेद कर सकते हैं। इसको एक बार देख ले, फिर हम आगे एक एक करके बात करते हैं। इसी के साथ मित्रों हम आगे चलते हैं। अब देखिए वाच्य। वाच्य का अर्थ, जैसा कि हम पहले इस पर बात कर चुके हैं, अब इसे भलीभांति एक बार इसकी परिभाषा और प्रकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि बोलने का विषय व्याकरण में क्रिया का विधान वाच्य माना जाता है। मैंने आपको बताया कि क्रिया का विधान क्या होता है, वाच्य। क्रिया का विधान मतलब कि क्रिया किस तरीके से जो हो संपन्न हो रही है उसका विधान क्या कहलाएगा, वाच्य। किसी भी वाक्य क्रिया के विधान का विषय कर्ता, कर्म या भाव, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब प्रधान कौन सा है वो उस वाक्य का प्रकार जाएगा, वो उस वाक्य का वाच्य माना जाएगा। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी क्रिया का विधान विषय, क्रिया का जो विधान विषय उन तीनों में से एक हो सकता है। क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार प्रधान विषय कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार हुआ है या क्रिया के भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम वाच्य कहते हैं। प्राय यह होता है कि वाक्य में जिसकी कर्ता, कर्म या भाव प्रधानता होती है वो पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार वाक्य में बदलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बताया कि राम केला खाता है। सिंपल सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए क्या कहा कि कर्ता, कर्म या भाव प्रधानता होते हैं, उसमें पुरुष, लिंग और वचन उसके अनुसार तब्दील होते हैं। मतलब कि जो अगर कर्ता की प्रधानता है उसमें, तो वहां पर जो लिंग वचन होगा, अंत में जो क्रिया का लिंग वचन होगा वो भी कर्ता के अनुसार ही तब्दील होगा। राम केला खाता है, तो ये जो खाता शब्द है, इस राम एक वचन के अनुसार यहां पर वचन तब्दीली हुई है, क्रिया का रूप भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो वहां पर कृतवाच्य कार्य करता है। यदि कर्मवाच्य होता तो राम द्वारा केला खाया जाता है, तो वहां पर कर्म के अनुसार जो है वो क्रिया का लिंग वचन बदलेगा। और भाव है तो भाव में क्या होगा कि इसमें कर्ता और कर्म इन दोनों की ही जो है, दोनों की प्रधानता न होते हुए अगर नहीं होती है तो वहां पर भाव प्रधान हो जाता है। ऐसी कंडीशन में वो भाववाच्य में तब्दील हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जहां पर कर्ता, कर्म और भाव इन तीनों में से जिसकी भी प्रधानता होगी उसी के अनुसार क्रिया के लिंग वचन जो है वो लिंग वचन या पुरुष जो है वो परिवर्तित होते हैं या क्रिया का रूप उसके दौरान होता है, तो उस जगह पर उस कर्ता, कर्म या भाव में से उन तीनों की प्रधानता रहेगी, वही वाच्य माना जाएगा। तो ये एक टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। अब देखिए वाक्य के निम्न तीन भेद, जैसे मैंने बताया आपको कृतवाच्य, इसमें मैंने बात की कि कर्ता की प्रधानता, फिर है कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता। अब देखिए राम केला खाता है, ये जो है यहां पर एक कृतवाच्य का एग्जाम्पल है। फिर त्रिवाच्य का, इसको कर्म बनाना है तो केला राम द्वारा खाया जाता है। अब हमने यहां पर क्या किया कि केले की प्रधानता बना दी, मतलब कि जो कर्म है उसकी प्रधानता के अनुसार वाक्य को रचा गया, तो वो कर्मवाच्य हो गया। इस तरीके से अब इसकी हम अगर भाववाच्य में तब्दील करेंगे तो कहेंगे कि राम से केला खाया नहीं जाता, असमर्थता का बोध करवा देंगे, राम से केला खाया नहीं जाता। तो इस प्रकार जब हम सेंटेंस में जो असमर्थता का बोध करवाते हैं या जहां पर कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं रहती है वहां पर भाव प्रदान हो जाते हैं और वो जो है अपने आप में भाववाच्य का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं कि राम से
केला नहीं खाया जाता। तो इस तरीके से ये एक भाववाच्य का एग्जाम्पल रह जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार है और इस तरीके से क्रिया के विधान को पहचानना होता है कि क्रिया का रूपांतरण, क्रिया जिस रूपांतर में यह पता लगे कि क्रिया का व्यापार कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसमें किस विषय की प्रधानता है, वही अपने आप में वाच्य माना जाता है। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं मित्रों आगे। उम्मीद है कि यहां तक आप इस वाच्य नामक टॉपिक को जो है भली भांति समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कृतवाच्य की, जिसमें देखिए कि जब वाक्य में कृतवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। देखो, जहां पर क्रिया का संबंध कहां होगा, मैंने अभी बताया आपको कृतवाच्य में कि हम एक एक करके इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचयात्मक कक्षा के रूप में यहां पर पूर्ण रूप से वाच्य को पढ़ा। अब हम एक एक बिंदु को यहां पर लेकर, एक एक प्रकार को लेकर, उनकी प्रकृति, परिभाषा, उदाहरणों के माध्यम से इसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कृतवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त का सीधा और प्रधान संबंध किससे हो, कर्ता से, वह उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि लिंग वचन पुरुष जो है वो कर्ता के अनुसार जब क्रिया में जो है वो परिवर्तन होते हैं या वो बनते हैं, तो वहां पर जो है कर्ता वाच्य की जो है, कृतवाच्य की जो प्रधानता रहेगी और वो कृतवाच्य का वाक्य माना जाएगा। जैसे कि उन्मेषा पुस्तक पढ़ती है। देखो, उन्मेषा पढ़ती मतलब कि कर्ता के अनुसार क्रिया मानी जा रही है, अर्थात यह कृतवाच्य का उदाहरण है। बच्चे गीत गाते हैं। अब बच्चे बहुवचन है, यहां पर भी बहुवचन हो गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है, जब कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन या पुरुष जब कार्य करते हैं, तो क्रिया में कार्य करते हैं, तब वह वहां पर जो है कृतवाच्य का उदाहरण रहता है। जैसे कि मैं यहां पर बात करता हूं कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। सीता ने फूल तोड़े। ये क्या है, ये सभी जो है, देखिए, राम ने रावण को मारा, अर्थात ये कर्ता की प्रधानता बता रहे हैं। सीता ने फूल तोड़े, ठीक है ना। तो ये इन सभी जगह पर क्या हो रहा है कि कर्ता की प्रधानता रही है और कर्ता की प्रधानता के अनुसार यहां पर जो है क्रिया का विधान हो रहा है, अर्थात ये कृतवाच्य के एग्जाम्पल रहेंगे। ये था आपके कृतवाच्य। अब देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जहां पर कर्म ऑब्जेक्ट जो है वो प्रधान रहे, कर्ता न रहकर कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन पुरुष जो है वो तब्दील होते हैं, तो उस वहां पर कर्म की प्रधानता रहेगी और वह कर्मवाच्य का एग्जाम्पल रहेगा। अब देखिए, इसमें क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है। किससे, कर्म से, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। मतलब कि क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होगी। ऐसी कंडीशन में वह कर्मवाच्य का एग्जाम्पल रहेगा। हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में भी तब्दील कर सकते हैं, कर्मवाच्य को कृतवाच्य में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं तब्दील कर सकते और भाववाच्य को कर्मवाच्य में तब्दील नहीं कर सकते। ये टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर कर्मवाच्य को हम और इसके उदाहरणों के माध्यम से मजबूती देने का प्रयास करते हैं कि सकर्मक क्रियाओं में सदैव कर्मवाच्य होता है। ध्यान रहे, जहां पर सकर्मक क्रिया है, हम अकर्मक सकर्मक क्रिया को पढ़ चुके हैं, क्रियाओं के भेद को पढ़ चुके हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से जब कर्म सहित क्रिया होती है तो वो जो है हमेशा कर्मवाच्य में उसका एग्जाम्पल रहेगा। वो कर्मवाच्य का ही उदाहरण हमेशा जाता है जहां पर सकर्मक हो। मैंने अभी बताया एक डिटेल्स के माध्यम से
कि कर्तवाच्य में हमेशा अकर्मक और सर्वनामक दोनों रह सकती है, लेकिन कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है तो वहां पर सीधी सकर्मक क्रिया होगी, वो सदैव जो है कर्मवाच्य में मान्य रहेगी, क्योंकि इनमें कर्म की प्रधानता रहती है। जैसे देखो, नौकरों से होद भरवाया जाएगा, लोहारों से ताले तोड़वाए जाएंगे। अब देखो ये क्या है कि यहां पर कर्म की प्रधानता हो रही है, होद भरवाया जाएगा मतलब कि होद के अनुसार जो है वो क्रिया हो रही है, ताले तुड़वाए जाएंगे तो जो कर्म है उसके अनुसार क्रिया हो रही है, अर्थात यहां पर कर्म की प्रधानता है, अर्थात ये कर्मवाच्य रहेंगे। अब देखिए, कभी कभी कर्मवाच्य में कर्ता का भी लोप हो जाता है, मतलब कि लोप मतलब उसको हटा दिया जाता है, उसका खत्म हो जाता है, तो भी दिक्कत नहीं होती। पत्र भेज दिया गया, पत्र भेज दिया गया, तो यहां पर कर्ता न होते हुए भी यहां पर कर्मवाच्य की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, और ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल रहेगा। अब देखिए, राम ने रावण को मारा, सीता ने फूल तोड़े, ये कृतवाच्य के एग्जाम्पल है, और यहां पर जो है कर्ता की प्रधानता है और इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है। हम यहां पर इन दोनों ही वाक्यों को कर्मवाच्य में कैसे तब्दील कर सकते हैं, देखें, राम ने रावण को मारा, तो रावण को राम द्वारा मारा गया, तो इस तरीके से ये कर्मवाच्य यहां पर जो है कर्म को कर्म के अनुसार क्रिया में तब्दील कर दिया गया, और इस तरीके से ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल बन गया। सीता ने फूल तोड़े, फूल को सीता द्वारा तोड़ा गया, सीता द्वारा तोड़ा गया। इस तरीके से इसको हम कर्मवाच्य में तब्दील कर सकते हैं। तो ये कृतिवाचक और कर्मवाच्य को साधारण तरीके से तमाम उदाहरणों के माध्यम से, इसकी प्रकृति और परिभाषा के माध्यम से हम इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनमें जो है हम चेंज कर सकते हैं। देख ले इसे। अब यहां पर जैसे कि लोहारों से ताले तुड़वाए गए, तुड़वाए जाएंगे, तो हम यहां पर इसको भी इस तरीके से क्रम में तब्दील कर सकते हैं। देखिए, इसको कृतवाच्य में तब्दील कर सकते हैं कि हम लोहार से ताले तुड़वाएंगे, ताले तुड़वाएंगे, तो यह कृतवाच्य का सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्रम से कृत में भी चेंज कर सकते हैं। देख लें। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, अब ये पकड़ने की क्रिया किसके द्वारा हुए? पुलिस के द्वारा, अर्थात ये कृतवाच्य का एग्जाम्पल हो गया। अब इसे हम कर्मवाच्य में करेंगे तो चोर को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। अब यहां पर जो है कर्म के अनुसार क्रिया हो गई और ये बन गया कर्मवाच्य। क्या बन गया? कर्मवाच्य। ठीक है ना। अब चोर को पकड़ा गया किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। ठीक है ना। तो पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया है, साथ ही कर्मवाच्य में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब ये कृतवाच्य। अब आकाश में
पक्षियों द्वारा उड़ान भरी जाती है और ये कर्मवाच्य में जो है वो इसकी तब्दीली हो गई। इस तरीके से हम कृतवाचक को कर्मवाच्य में जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो यहां पर हमने कृतवाच्य और कर्मवाच्य को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कृतवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता रहती है और अकर्मक सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रिया रह सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में वहां पर कर्म की प्रधानता रहेगी और सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की सिर्फ सकर्मक क्रिया जो है यहाँ पर कार्य करती है। ध्यान रहे मित्रों, सदैव सकर्मक क्रिया जो है वो कर्मवाच्य में जाएगी और वहां पर से द्वारा शब्द जो है आ सकता है, वो आपके कर्मवाच्य का एग्जाम्पल जो है वो रहेगा। अब चलते हैं आगे भाववाच्य। तो देखिए भाववाच्य में ऐसा वाक्य जिसमें कहने का केंद्र विषय कर्ता भी ना हो और कर्म भी ना हो, वो भाववाच्य वाला वाक्य होता है। वहां पर न तो कर्ता प्रधान होगा न कर्म प्रधान होगा। ऐसी कंडीशन में भाव प्रधान होते हैं और वो भाववाच्य का एग्जाम्पल रहेगा। ध्यान रखें मित्रों, यहां पर एक तो से शब्द का और एक असमर्थता का बोध हो, वहां पर जो है ये भाववाच्य के एग्जाम्पल रहते हैं। भाववाच्य में कम होता ही नहीं, कर्म होता ही नहीं है, ध्यान रखें, और प्राय क्रिया अकर्मक रूप की होती है। और इसमें क्या होगा, क्रिया कैसी होगी, लगभग अकर्मक क्रिया ही वहां पर रहती है। ठीक है, सामान्यतः भाववाच्य में किसी क्रिया के न कर सकने के भाव को दर्शाया, मतलब कि ज्यादातर क्रिया न करना, ठीक है ना, वो भाव जो निकलकर सामने आता है। असमर्थता व्यक्त की जाती है, इसमें क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है, जैसे कि पैर में पीड़ा के कारण रोगी से चला नहीं जाता, गले में कष्ट के कारण मुझसे गाया नहीं जाता। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे जहां पे असमर्थता का बोध हो, वहां पर जो है आपके भाववाच्य जो है वो रहेगा, भाववाच्य कार्य करता है। जैसे कि सुरेश से लिखा नहीं जाता, ये भी सेंटेंस जो है जहां पर असमर्थता का बोध हो रहा है, वो जो है सीधे भाववाच्य के एग्जाम्पल रहेंगे। बच्चों से दौड़ा नहीं जा रहा, इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस रहेंगे वो भाववाच्य में रहेंगे, जहां पर देखें से असमर्थता का बोध और अकर्मक क्रिया कार्यरत रहती है। ध्यान रखें, भाव हमेशा पुल्लिंग होते हैं। मैंने ये पहले ही बताया था आपको कि भाव हमेशा पुल्लिंग होते हैं और ज्यादातर एक वचन में और अन्य पुरुष में जो है वो क्रिया रहती है। इस चीज का आप ख्याल रखें भाववाच्य में खास तौर से। ठीक है, देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पितृवाच्य को आप जो है कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, और कई उदाहरणों के माध्यम से हमने उसको बदलने का प्रयास भी किया, और ऐसे उदाहरण भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कृतवाच्य से कर्मवाच्य में तब्दील हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कृतवाच्य से भाववाच्य में भी तब्दीली हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बन सकते और भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बन सकते। भाववाच्य से कृतवाचक बन सकते हैं। तो कुछ प्रकार है जो तब्दीली है, उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही है। जैसे कि कर्ता की प्रधानता कृतवाच्य में और क्रम की प्रधानता कर्म वाक्य में होती है। जब हम किसी वाक्य में कर्ता को गौण बताकर, कर्ता को क्या कर देते हैं, गौण कर देते हैं, और क्रम को प्रधान कर देते हैं। क्रम को प्रधानता देकर किसी वाक्य की रचना करेंगे तो वह कर्मवाच्य प्रधान वाक्य होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं,
पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम सही कर सकते हैं। फिर देखिए ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताया ही है, ठीक है ना, जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ान भरी जाती है। इस तरीके से हम इसको तब्दील कर सकते हैं कृतवाच्य से क्रमवाच्य में। अब देखिए कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब कृतवाच्य से क्या करना है, भाववाच्य बनाना है। भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होगी और न कर्म के अनुसार होती है। हमने ये बात कर रखी है कि जहां पर कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता न रहे वहां पर भाववाच्य प्रधान हो जाता है, बल्कि वह असमर्थता के भाव, उसमें असमर्थता भी रहेगी, अनुसार प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में क्रिया का सदा भावे प्रयोगी होता है और वह भी एक वचन पुल्लिंग में, जैसे कि बूढ़ी हरिणी से अब दौड़ा नहीं जाता। अब देखो ये क्या है, बूढ़ी हरिणी से अब दौड़ा नहीं जाता, ये असमर्थता का बोध है। और इसको हम कहें, इसको यदि मैं कृतवाच्य में, ये देखिए यहां पर जो है ये भाववाच्य का एग्जाम्पल है, और इसको यदि हम कृतवाच्य में तब्दील करें तो हम कहेंगे कि बूढ़ी हरिणी अब नहीं दौड़ सकती, अब नहीं दौड़ सकती। इस तरीके से हम इसे कृतवाच्य में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। इसे वापस भाववाच्य से कृतवाच्य में आप इस तरीके से बदल सकते हैं। दंत विहीन से खाना नहीं खाया जाता, दंत विहीन खाना नहीं खा सकते, ठीक है ना। इस प्रकार से हमसे कृतवाच्य से भाववाच्य में और भाववाच्य से कृतवाच्य में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और है, जैसे कि मैं यहां पर बता दूं कि भाववाच्य से आपको यदि, एक बार इसे देख लें फिर आगे चलते हैं, एक बार देख लें। अब देखिए इसे हम और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि भाववाच्य और कृतवाच्य, जैसे कि रोज सुबह योग किया जाता है, ठीक है। मंदिर में पूजा की जाती है। अब ये सेंटेंस जो है आपके भाववाच्य में है, ठीक है ना। मंदिर में पूजा की जाती है, रोज सुबह योग किया जाता है, इस तरीके से ये भाव निकलकर सामने आ रहे हैं। न तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, न यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि कर्म की प्रधानता है, ठीक है ना। अब देखिए इसे हम चेंज करते हैं यहाँ पर भाववाच्य में, कृतवाच्य, भाववाच्य को कृतवाच्य में करते हैं कि रोज सुबह योग किया जाता है। तो यहां पर बात होगी कि हम रोज सुबह योग करते हैं, ये जो है कृतवाच्य में तब्दील हो गया, इसी का रूप। अब मंदिर में पूजा की जाती है, मंदिर में पूजा की जाती है तो लोगों द्वारा, लोग मंदिर में पूजा करते हैं। इस तरीके से देखिए आपके भाववाच्य से कृतवाच्य में किस तरीके से तब्दीली हो सकती है। तो यहां पर हमने किस तरीके से कृतवाच्य से कर्मवाच्य में तब्दील करना और कृतवाच्य से भाववाच्य में तब्दील करना और भाववाच्य से कृतवाच्य में तब्दील करने को, इन सेंटेंसों को या वाच्यों को किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं वो देखने का प्रयास किया। इसे देखें फिर आगे चलते हैं।
इस तरीके से अब है कर्मवाच्य एवं भाववाच्य से पुनः कर्तवाच्य बनाते समय क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाएगा। अब देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य से पुनः कृतवाच्य में कैसे तब्दील करना, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए अब कर्मवाच्य का वाक्य होगा उसको कृतवाच्य में लाना है, या भाववाच्य का लाना है तो उसको सीधा कृतवाच्य में लाना है। जैसे कि सुहासिनी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये कर्मवाच्य वाला वाक्य, ठीक है। इसे हम फिर से कृतवाच्य में लाते हैं तो सुहासिनी ने पुस्तक पढ़ी। मनोर से खाना खाया नहीं जाता, ये भाववाचक है, इसको वापस से कृतवाच्य में तब्दील कर दिया, मनोर खा नहीं सकता, मनोर खा नहीं सकता, खा नहीं सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य से पुनः कृतवाचक में हमने तब्दील करने का प्रयास इसको किया। तो इस तरह से देखते हैं कि यहां पर हमने तमाम प्रकार के परिवर्तन, जिसमें कृतवाच्य से कर्मवाच्य हो या कृतवाच्य से भाववाच्य हो, भाववाच्य से कृतवाच्य हो, इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको देखने का प्रयास किया, इनकी प्रकृति परिभाषा के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि यहां पर आप भली बातें इसको समझ पाए होंगे। इसको देख लें फिर आगे चलते हैं। इसके साथ ही मित्रों यहां पर हमने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वाच्य को समझने का प्रयास किया, जिसमें वाच्य के शाब्दिक अर्थ से लेकर वाच्य के प्रकारों को लेकर, क्रिया की प्रधानता को लेकर और इसके तमाम प्रकार और उदाहरणों के माध्यम से इसको मजबूती देने का प्रयास का। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को भली भांति समझ पाए होंगे। तो लीजिए मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते नमस्कार।